हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। तो आज के क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सर्कल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो हम हेडिंग डालते हैं सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए collection of points which is at a certain distance from a specific point। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो किससे एक फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो फिक्स पॉइंट ये है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, इसे इस तरह से। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, मान लीजिए वो पॉइंट यहां ना होके यहां पे है ना। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं, यानी कि इस पॉइंट की और इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला लेंगे आपस में। ठीक है, हमने इस तरह से इनको मिला लिया तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक सर्कल फॉर्म किया। ठीक है, तो आप सर्कल की डेफिनेशन समझे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम समझते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अभी हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रेफरेंस में देखेंगे। मान लीजिए ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है O। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, ये E है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए दो तरह के पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सर्कल के अंदर हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सर्कल के बाहर हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, पॉइंट C एंड D आर इनसाइड द सर्कल और A B E R A comma B and E are outside the circle। तो दो तरह के पॉइंट होते हैं कि एक पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके इनसाइड द सर्कल होते हैं और दूसरे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके आउटसाइड द सर्कल होते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूं मैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों की मिस्टेक कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर आंसर नहीं आता आपका। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी जब आप क्वेश्चंस को करेंगे, तो इनको पहले समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर डिस्क की। ठीक है, तो आप सर्कल तो जानते हैं क्या होता है। सर्कल क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स
विच हैज अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो इसकी सर्कमफेरेंस है, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हम सर्कमफेरेंस के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लेते हैं जो इस सर्कमफेरेंस के अंदर है। ठीक है, जैसे ये मान लो सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, मान लीजिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन में क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है ना, विच इज इनसाइड द सर्कमफेरेंस। तो ये क्या कहलाता है आपका, सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सॉरी, it's a collection of all points which are located inside the circle। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो जाएगा जो इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए मैं इसको रेज करता हूं। अब बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, है ना? तो डेफिनेशन लिखते हैं, दोज सर्कल्स which have same center called concentric circle। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं जिनका जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन रेडियस क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए एक ये सेंटर है कोई, जिसका नाम हम दे देते हैं O, और ऐसे बहुत सारे सर्कल बनाते हैं अलग अलग रेडियस के, जिनका सेंटर क्या रहता है, O रहता है। ठीक है, तो ये सारे सर्कल्स आपके क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स जिनका जो सेंटर रहता है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं आर्क को। आर्क क्या होती है? तो बेसिकली क्या करेंगे हम, एक सर्कल बनाते हैं जिसमें ये क्या रहता है, सेंटर O। अब इस सर्कल पे, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं P और दूसरा लेते हैं Q। ठीक है, तो अब इसका ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस का ये वाला पोर्शन जो P और Q को इंक्लूड करता है, ये क्या कहलाएगा, आर्क। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहां पे PQ को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, और इसको लिखते हैं इस तरह से, PQ को इस तरह से लिखते हैं, आर्क। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह की आर्क होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये PQ आर्क है तो क्या ये भी PQ आर्क नहीं होगा, है ना? होगा। तो ये क्या होगा आपका, माइनर आर्क। ठीक है, अब माइनर आर्क क्यों होगा ये, क्योंकि ये छोटा है ना? और ये वाला जो आर्क रहेगा आपका,
ये भी क्या होगा, देखो पी क्यू ही होगा, है ना, लेकिन ये क्या होगा आपका मेजर आर्क। ठीक है, तो माइनर आर्क जो छोटा आर्क है आपका, है ना, जिसकी लेंथ जो है वो कम है, और मेजर आर्क जो बड़ा आर्क है और जिसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो आर्क समझ में आया आपको, और मेजर और माइनर आर्क दोनों समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट आता है मेजर आर्क और माइनर आर्क से लेके, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए, अब बात करते हैं सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल, ठीक है, फिर से एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सेंटर O है। अब यहां पे ये पॉइंट P है, P है, और ये पॉइंट Q है। तो ये देखो, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपकी रेडियस कहलाएंगी। देखो OP और OQ, अब ये क्या कर रही है, ये एक एंगल सबटेंड कर रही है, किस पे, सेंटर पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। तो यहां पे एंगल POQ will be called central एंगल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, बेसिकली जो सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, तो जो सेंटर पे बन रहा है वो सेंट्रल एंगल। ठीक है, आगे अब देखिए, बेसिक टर्म समझ लेते हैं हम किसी भी सर्कल के। बेसिक टर्म्स में क्या आ जाएगा आपका, कोई सर्कल हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं, हम सेंटर ही ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर के बाद आता है रेडियस। इसको इरेज करके मैं बड़ा लिखता हूं, थोड़ा आपको समझ में भी आए। रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफेरेंस, टेंजेंट, सेकेंड। ठीक है, और आर्क हमने बात कर लिया, सेंट्रल एंगल हमने बात कर ही लिया, और क्या रह गया, चलिए ठीक है, पहले इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो सेंटर आपको पता है, जब हम सर्कल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो जो फिक्स पॉइंट जिससे डिस्टेंस आप कहीं भी मेजर करो, ठीक है, ये मेजर करो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये डिस्टेंस आपकी जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल कर लो कहीं भी। ठीक है, तो जिस पॉइंट से डिस्टेंस जो है उसकी सर्कमफेरेंस की, और सर्कमफेरेंस क्या होती है आपकी, ये, या इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये आपकी सर्कमफेरेंस होती है। ठीक है, ये आपका सेंटर होता है O, और ये होती है आपकी रेडियस। ठीक है, समझ में आया, तो ये होगी आपकी, ये हो गया आपका सेंटर, ये होगी आपकी रेडियस, और ये होगी आपकी सर्कमफेरेंस। ठीक है, तीन चीज समझ में आई आपको, क्या समझ में आया, सेंटर समझ में आया, रेडियस समझ में आया, और क्या समझ में आया, सर्कमफेरेंस। आपको तीन चीज समझ में आई। अब मैं डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट और सेकंड बताता हूं आपको। पहले इसको इरेज करता हूं, या दूसरा ही सर्कल बना लेता हूं मैं, सबको एक साथ इरेज कर दूंगा फिर, है ना। ये देखो, ये सेंटर हो गया आपका। अब क्या है, आपको क्या समझना है, रेडियस हो गया, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर से पहले हम कॉर्ड समझते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका,
कॉर्ड, है ना। तो ये वाली लेंथ जो आपकी, दिस विल बी कॉल्ड कॉर्ड। तो कॉर्ड समझ में आया। सर्कमफेरेंस पे लोकेटेड कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने पे जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, कॉर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कॉर्ड हो गया आपका, देखो सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, कॉर्ड हो गया। अब डायमीटर समझते हैं। तो डायमीटर क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाए। ठीक है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाए आपकी क्या कहलाएगी, डायमीटर। ठीक है, जैसे अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, मान लो ये कोई पॉइंट सी है। अब जो AC है वो आपका सेंटर से होके जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका AC डायमीटर। AC डायमीटर क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये सेंटर से होकर जा रहा है। इसको मैं इरेज करता हूं। और यहां पे डायमीटर लिखता हूं, a chord which goes through diameter। तो ऐसी कॉर्ड जो डायमीटर से होके जा रही है वो क्या कहलाएगी आपकी, सॉरी गोज थ्रू, सॉरी सेंटर। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके जा रही है विल बी कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायमीटर भी समझ गए। अब दो चीज रहेंगी आपकी, एक टेंजेंट हो गया और एक हो गया सेकेंड, है ना। तो देखो टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा, और सेकेंड को कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब क्या है, ऐसी रेखा जो सर्कल को टच करती हुई जाए, क्योंकि ये क्या है, स्पर्शी रेखा है। और सेकेंड ऐसी रेखा जो सर्कल को पार करती हुई जाए। कैसे, देखो ऐसे, ये सर्कल है। ठीक है, अब ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाए, ठीक है, ये काटनी भी है, केवल बस हल्का सा टच करके जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी टेंजेंट। तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो जाएगा, ये मान लो कोई लाइन है पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है। मान लीजिए एक और लाइन है ये आपकी, ये आर है, ये एस है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपकी टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर एस क्या हो जाएंगे आपकी टेंजेंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या होती है आपकी, कोई भी लाइन जो सर्कल के आर पार हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका सेकंड। ये कोई मान लीजिए आर है और ये एफ है, तो आर एफ क्या हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो ये सारी चीज, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपके सर्कल में जो आपको हेल्प करने वाले हैं जब आप क्वेश्चंस करने जाएंगे। तो सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफेरेंस, टेंजेंट और सेकंड, ये सब आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करूंगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान लीजिए ये सेंटर O है। ठीक है, तो अब देखो जो टेंजेंट होगा वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करेगा। मान लो ये जो आर एस है, माफ कीजिए यहाँ पे मैंने आर एस लिख दिया, जो आर एस है वो मान लो किसी टी पॉइंट पे टच करता है, तो अगर हम O को और T को मिला दें तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो आपका टेंजेंट होता है वो हमेशा सेंटर को परपेंडिकुलर पे मिलता है, या जो सेंटर से होकर जाने वाली लाइन जो है वो टेंजेंट को हमेशा 90 डिग्री पे मिलती है। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं क्या, ऐसा एक थ्योरम होती है और ऐसा ये प्रूव्ड है। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं मैं अभी इरेज करता हूं।
अब यहाँ पे हम सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक सर्कल फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये सेंटर ओ है। मान लीजिए यहाँ पे आर एस जो है आपकी वो कॉर्ड है, ठीक है। तो जब ये जो कॉर्ड है आपकी, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट्स हैं आपके वो सेगमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका सेगमेंट कहलाएगा और ये वाला पार्ट भी आपका सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या, आप सेगमेंट में जैसे हमने आर्क में क्या देखा था, दो तरह के आर्क होते हैं, एक मेजर आर्क होता है और एक माइनर आर्क होता है। तो ये वाला जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है और यहाँ पे कोई पॉइंट एफ है, ठीक है। तो जो सेगमेंट रहेगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेगमेंट आर एफ एस, ये क्या होगा आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। और जो सेगमेंट होगा आर ओ एस, ये क्या होगा आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट भी आपके कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ये वाला जो छोटा वाला सेगमेंट होता है वो आपका माइनर सेगमेंट होता है, और जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है ये वाला, ठीक है, जो आर एफ ओ है, सॉरी आर एफ एस है, वो आपका क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं। एक सेकंड में कंटिन्यू करता हूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। तो चलिए हम कुछ एक थ्योरम्स पढ़ते हैं अब, ठीक है, जो हमारी सर्कल से रिलेटेड है। थ्योरम, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या बताऊं, क्या बता रहा हूं कि ये थ्योरम होती है आपकी, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब ये बताता हूं मैं आपको क्या होता है। जैसे कोई भी सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है आपका O और ये कोई कॉर्ड है एक्स वाई, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये है, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ये जो सेंटर है, ये इसको एक्स वाई को यहाँ पे पॉइंट जेड पे मिलता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा पहले तो। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे एक्स जेड किसके बराबर हो जाएगा, जेड बाई के। ठीक है, तो यही क्या है, थ्योरम है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, इसको थ्योरम वन डाल के आप लिख लेना अपने नोट्स में। इसको मैं रेज कर रहा हूं पहले। ठीक है,
क्वेश्चन इस तरह का बनता है आपका, आपको दे दिया जाता है, मान लो कॉर्ड दे दी जाएगी, कॉर्ड आपकी दे दी गई आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे दी गई आपको 5 सेंटीमीटर, नहीं कॉर्ड 3 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, कॉर्ड लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको पूछा जाता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड, ठीक है। जैसे ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये आपको कोई कॉर्ड दे दी गई है, ठीक है, और कॉर्ड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड आपकी मान लो ए बी है, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3, जब ये 3 और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट सी पे मिलता है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉइंट सी पे है, अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल ए ओ सी में देखते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल एओसी, एओसी में हम क्या देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एओ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओसी के स्क्वायर के प्लस एसी के स्क्वायर के, तो एओ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर, ओसी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमको निकालनी है, प्लस एसी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, तो ओसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 ओसी का स्क्वायर, तो ओसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी √16, और ओसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहां से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। इस तरह के आपके काफी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके जाइएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं अभी। अब आप थ्योरम 2 लिखिए। तो थ्योरम 2 कहती है आपकी देयर कैन ओनली वन सर्कल देयर कैन ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 को लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए आपके कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उन 3 कोलिनियर पॉइंट से हम केवल एक ही सर्कल बना सकते हैं, या उन तीनों कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ए बी सी, यह है ए, ये है बी और ये है सी, तो मैक्सिमम इन 3 पॉइंट से केवल एक ही सर्कल आपका ड्रॉ हो सकता है। मान लीजिए कोई इस तरह का सर्कल बन सकता है आपका, है ना, जैसा भी बने, है ना, लेकिन मैक्सिमम एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। तो ये क्या है आपकी थ्योरम सेकंड, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं।
थ्योरम थर्ड लिखेंगे, if two circles intersect each other at two points, then the line which goes through both the centers of the circles bisect the common chord at right angle। ठीक, तो चलिए अब इस थ्योरम को हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हो गया आपका और एक दूसरा सर्कल हो गया। इन दोनों सर्कल्स की रेडियस जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, एक की 3 हो सकती है तो दूसरे की 4 हो सकती है, सेम भी हो सकती है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि सेम नहीं होगी, है ना, एक की 5 हो सकती है दूसरे की 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वेरी करेगी रेडियस। और ये क्या ये है इसका सेंटर O और इसका सेंटर है O डैश, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये है कॉमन कॉर्ड का मतलब समझते हैं, बताता हूं। मान लीजिए ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, तो कॉमन कॉर्ड बेसिकली क्या होगी, अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट ए और बी है ना, पॉइंट ए और बी ये सर्कल ओ डैश के भी पॉइंट है और सर्कल ओ के भी पॉइंट है ना, ऐसे सर्कल जिस मतलब ऐसा सर्कल जिसका पॉइंट सेंटर ओ है उसके भी ये पॉइंट्स हैं और ओ डैश वाले सर्कल के भी पॉइंट्स यही हैं, तो ये क्या हो जाएगी बेसिकली कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि ये इन दोनों की सरकमफेरेंस पे ही लोकेटेड है, ठीक है। ये जो कॉर्ड है वो इस वाले सर्कल पे भी लोकेटेड है और इस वाले सर्कल पे भी लोकेटेड है। तो अब क्या करेंगे हम इन दोनों के सेंटर्स को मिला देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, पहली बात ये 90 डिग्री पे मिलेगी, ठीक है, और ये जो लाइन होगी वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। मान लीजिए ये सी पे कट करती है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर किसके हो जाएगा, सी बी के, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर किसके होगा, एंगल ए सी बी नहीं ए सी ओ, ACO और एंगल ACO डैश बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ये वाली थ्योरम कहती है कि AC बराबर होगा CB के, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है वो C है ना, तो ये बराबर होगा इसके और ये राइट एंगल पे कट करेगी लाइन, ठीक है। चलिए इरेज करता हूं मैं इसको, थ्योरम फोर्थ थ्योरम है इक्वल chords are
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये क्या कहता है, ये वाली थ्योरम क्या कहती है, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, इसकी ये कॉर्ड मान लीजिए ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है, ये सेंटर ओ है और एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर ओ से होके जाता है और इस पे परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए ये आर है और ये एस है, ठीक है ना। इफ सी डी इज इक्वल टू ए बी देन आर ओ विल बी इक्वल टू ओ एस। ठीक है, कैसे, थ्योरम ये कहती है कि अगर इन दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस जो ए बी है और सी डी है, इन दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है या इनकी जो लेंथ है वो सेम है, तो ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से भी सेम डिस्टेंस पे ही लोकेटेड होंगी। ठीक है, तो ओ आर किसके बराबर हो जाएगा, ओ एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओ आर क्या है, सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस, और ओ एस क्या है, सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस। ठीक है, चलिए थ्योरम 5, थ्योरम 5 कहती है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, अब इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल भी सबटेंड करेंगे, कहां करेंगी, सेंटर पे। फिर से सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ये कोई कॉर्ड है ए बी, ये है सी डी, ये है एक्स वाई, ठीक है, और ये आपका क्या है, सेंटर ओ। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी और एक्स वाई आपस में बराबर है, लेट ए डी बराबर किसके है, ए डी नहीं, ए बी, ए बी बराबर किसके है, सी डी बराबर किसके है, एक्स वाई के। तो ये तीनों जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में बराबर हैं, तो जब ये कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं तो ये एंगल पे जो एंगल सबटेंड करेंगी वो भी मेजरमेंट में बराबर होगा। तो क्या थ्योरम क्या कहती है कि एंगल ए ओ बी बराबर किसके होगा, एंगल सी ओ डी बराबर किसके होगा, एंगल एक्स ओ वाई के, एक्स ओ वाई के। ठीक है, तो ये थ्योरम है। इन थ्योरम्स को आप नोट डाउन करिए क्योंकि ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ नाइन्थ के पर्सपेक्टिव से, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपका टीचिंग से रिलेटेड है या एसएससी है, बैंकिंग है, कहीं से भी रिलेटेड है, तो ये जो थ्योरम्स आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, सीटेट जैसे एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप जूनियर का सीटेट दे रहे हो या आप प्राइमरी वाला सीटेट दे रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इन थ्योरम से। चलिए थ्योरम 6,
थ्योरम कहती है लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर। ठीक है, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें दो तरह की कॉर्ड होंगी, एक अगर दो कॉर्ड की बात करें तो एक कॉर्ड छोटी भी हो सकती है और एक कॉर्ड बड़ी भी हो सकती है। तो जो कॉर्ड जितनी बड़ी होगी वो सेंटर से उतनी ही ज्यादा क्लोज होगी। जैसे मान लो ये क्या है, कॉर्ड है पी क्यू और ये है आर एस। ठीक है, तो आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आर एस कॉर्ड है वो सेंटर के ज्यादा पास है और पी क्यू कॉर्ड जो है वो सेंटर से थोड़ा दूर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर एस किससे बड़ा हो जाएगा, पी क्यू से, हाँ। है ना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से ज्यादा पास है, आर एस जो है सेंटर के ज्यादा पास है। ठीक है, और ये जो इसका कंट्राडिक्शन होता है वो भी जो है वो सही होता है। जैसे कि ये सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, मान लेते हैं इसका। अगर यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू नहीं कुछ और मान लेते हैं, ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है। ठीक है, इफ ए बी इज ग्रेटर देन सी डी देन ए बी विल नियरर टू सेंटर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास रहेगी वो कॉर्ड बड़ी रहेगी और जो कॉर्ड सेंटर से जितना दूर जाएगी उसकी लेंथ उतनी ही छोटी होती जाएगी। ठीक है, चलिए थ्योरम 6 हो गया ना, 7। थ्योरम 7 है एन एंगल subtended on center is double the angle subtended on circumference by the same chord। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। अगर जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है और इसका कोई कॉर्ड है एक्स वाई, ठीक है, ये सेंटर है ओ। अगर इसी कॉर्ड से सेंटर ओ पर एक एंगल सबटेंड किया जाता है और इसी ही कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड किया जाता है कहां, सर्कमफेरेंस पे। ये कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सबटेंड किया, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस पे, पूरी सर्कमफेरेंस पे ये कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। ठीक है, यही थ्योरम है कि अगर क्या है, जैसे ये मान लो एक्स वाई जेड है ये, ठीक है, तो मतलब ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कॉर्ड है ना, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एबीसी कुछ भी हो गई कॉर्ड, अगर कोई भी कॉर्ड जो एंगल सेंटर पे बना रही है, ठीक है, सेंटर पे यानी कि उस पे इसके केंद्र पे बना रही है ना, अगर वही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगी तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल क्या होगा, हाफ होगा, और
जो सेंटर वाला जो एंगल होगा वो उस एंगल के कंपैरिजन में डबल होगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स जेड वाई विल बी 1/2 ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है, तो ये क्या है आपका थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूं। आपको जहां नोट्स बनाना हुआ करें वहां पे आप वीडियो को पॉज कर दिया करें और नोट्स बनाया करें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाना, क्योंकि वो आपकी 1 घंटे की क्लास अगर ये होने वाली है तो आप 1 या 2 पेज के नोट बनेंगे आपके, और आपको फिर से वापस 1 घंटा क्लास देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 या 2 पेज रिवाइज करने से आपकी पूरी क्लास रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो आप जब भी बैठिए क्लास करने तो आप एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रख के बैठिए, जिससे आप उस क्लास के नोट्स बना सके। ठीक है, थ्योरम 8, एंगल इन द सेम segment are equal by a chord। ठीक है, कैसे, चलिए। ठीक है, ये सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई भी कॉर्ड है, एल एम मान लीजिए कॉर्ड है। तो अब थ्योरम क्या कहती है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल बाय एन कॉर्ड। ठीक है, अगर कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो एंगल बना रही है, ठीक है, सेम सेगमेंट का हमेशा याद रखिए। अब ये वाली जो एल एम कॉर्ड है वो कहीं पे भी एंगल बनाए इस सेगमेंट में, है ना। मान लीजिए एक एंगल ये बना दिया, ठीक है, एक एंगल ये बना दिया, ठीक है, ये एंगल सरकमफेरेंस पे बनेगा, याद रखना हमेशा। एक एंगल ये बना दिया, तो ये सारे एंगल्स जो हैं वो मेजरमेंट में बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, और यहां पे कहीं पे भी बना लीजिए आप, ये अगर एंगल बनाते हैं तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये जो कॉर्ड अभी है वो मेजर सेगमेंट पे एंगल बना रही है। अगर यही कॉर्ड जो है वो माइनर सेगमेंट पे एंगल बनाए, मान लीजिए ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, तो अभी थीटा के बराबर नहीं होगा। देखो हो भी सकता है ना, इन सम स्पेसिफिक कंडीशन, बट ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, है ना, क्योंकि ये सेगमेंट सेम है। यहाँ पे क्या है, देखो ये मेजर सेगमेंट में एंगल बन रहे थे, यहाँ पे माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, तो माइनर सेगमेंट में अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो सारे बराबर होंगे, और मेजर सेगमेंट के सारे एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेजर सेगमेंट के और माइनर सेगमेंट के एंगल्स आपस में बराबर हो। ठीक है, तो समझ में आया, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल बाय अ कॉर्ड। अगर कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में एंगल बना रही है तो वो क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे। चलिए एक और थ्योरम है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल, सेमी सर्कल समझिए। सर्कल क्या होता है बेसिकली, सॉरी, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है। मान लीजिए ये क्या है, आपका सर्कल है, अगर कोई भी ये मान लीजिए ओ है, तो डायमीटर बेसिकली क्या करता है, डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है ना।
डायमीटर कहां से होके जाएगा, मान लीजिए ये कोई डायमीटर है ए बी। अब ये देखिए, ये अगर सेंटर ओ से होके जा रहा है तो ये वाला पार्ट आधा हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये वाला पार्ट भी आधा हो गया, है ना। तो ये जो आधे आधे पार्ट है ना वो आपस में क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल। ठीक है। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है। तो ये सेमी सर्कल हो गया। अगर हम यहां से कोई भी एंगल बनाए, कहां पे बनाए, सर्कमफेरेंस पे, तो वो क्या होंगे आपके, राइट एंगल। ठीक है। ये वाला भी क्या होगा आपका 90 डिग्री का, ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री का। आप कहीं से भी बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री का, है ना। तो ये थ्योरम है कि आपका सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें एक डायमीटर रहेगा और डायमीटर से आप सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वो आपका बनेगा हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है। ये वाला एंगल आपको दिया है 40 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। तो इस वाले एंगल की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये मान लीजिए क्या है, थीटा दिया, सॉरी क्यों बना दिया मैंने, ये मान लीजिए आपको थीटा दिया हुआ है। ठीक है। तो ये है ए, यह ओ, यह बी, यह सी, है ना। तो हमको क्या दिया है, गिवन में हमको सी ए ओ, एंगल सी ए ओ कितना दे रखा है 40 डिग्री, और क्या दे रखा है, एंगल सी बी ओ कितना दे रखा है 30 डिग्री। हमको क्या निकालना है, एंगल ए सी बी, ये हमको निकालना है। ठीक है। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इरेज करता हूं मैं, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है। तो देखो, ये अगर सेंटर ओ है तो ये ओ ए क्या हो जाएगी, रेडियस, और ओ बी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी रेडियस। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी को किससे मिला देंगे, पॉइंट ओ से। ठीक है, मिला दिया। तो अब देखो, ये भी रेडियस हो गई और ये भी देखो रेडियस ही हो जाएगी। जो ओसी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस। तो एओ और ओसी की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। हियर ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओसी। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये वाला कौन सा, ए ओ सॉरी ओ सी ए बराबर किसके हो जाएगा, सी ए ओ के। ठीक है। तो एंगल सी ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ सी ए के, ओ सी ए के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं तो वो अपोजिट साइड्स पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 30 है तो देखो, ये भी क्या है, रेडियस, और ये भी रेडियस है। तो ये 30 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी कितना निकल के आएगा, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए एंगल ए सी बी क्या निकल के आया आपका, 70 डिग्री। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन है आपके। चलिए फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना नहीं भूलिए। यहाँ पे जो मैं करा दे रहा हूं उसके बाद आप अपनी बुक उठाएंगे
और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देख पाएंगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या कहीं भी डाउट हो रहा है पूरे चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, है ना, जो भी डाउट है ना, तो वो मैं आपका डाउट जो है दूर करूंगा। अब हम बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है ऑपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस पे अपने चारों वर्टेक्स रखता है। कहने का मतलब ये है, ये कोई सर्कल है, अब यहाँ पे हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करें, जैसे मान लो इसका वर्टेक्स ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो ये क्या कहलाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके जो वर्टेक्स हैं वो कहाँ हैं आपके, वो सारे सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहां पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ साइकिल क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सॉरी मैं गलत बोल गया, द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पे एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा डी 180 डिग्री के। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, तो ये होती है इसकी एक थ्योरम। एक इसमें एक और थ्योरम होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आप समझ ही गए। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral also makes a cyclic quadrilateral। है ना, इसका मतलब ये है कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है,
इसकी जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर इधर से होके जा रहा है, इसका ये इधर से होके जा रहा है, इसका इधर से होके जा रहा है और इसका इधर से होके जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, है ना। मान लीजिए ये क्या है, ए बी सी और डी, और इन्होंने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ई एफ जी एच, ये भी क्या होगा, ये भी साइक्लिक ही होगा। ठीक है, अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्टर को, एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। मान लीजिए ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल है आपका x डिग्री का, ये वाला है आपका x डिग्री का, x नहीं इसको मान लेते हैं आप 2x डिग्री का, ये है y का और ये है 3x डिग्री का, है ना। हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y, हमको x और y की क्या करनी है, वैल्यू पता करनी है। तो क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, x डिग्री, और C की वैल्यू कितनी है, 2x डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डिग्री की 60 डिग्री। और एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू कितनी है, 3x डिग्री, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया इसमें, 3x नहीं इसको x ही मान लेते हैं क्योंकि अदरवाइज फिर उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। B की वैल्यू कितनी है, x डिग्री, और D की वैल्यू कितनी है, y डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे, प्लस y की वैल्यू y डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।